नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाले मामले की परतें खोलेंगे। एक ऐसा मामला जिसमें देश के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स कुछ ऐसे मौलवियों के जाल में फंस गए जिनकी खुद की स्कूली पढ़ाई आप कह सकते हैं ना के बराबर थी। चलिए इस बहुत ही उलझे हुए सवाल की तह तक चलते हैं। ये वो सवाल है जो सिर्फ इस कहानी के सेंटर में नहीं है, बल्कि इसने देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए थे। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हुआ सिर्फ एक घटना से। आधी रात को हुई एक छापेमारी से। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली गिरफ्तारी से, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिसने सबको चौंका दिया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का पहला धागा था जो पुलिस के हाथ लगा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के मेन किरदार कौन थे और उनके बीच ऐसा क्या था जो इतना ज्यादा हैरान करने वाला है। यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू हमारे सामने आता है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इन डॉक्टरों को बरगलाया, एक 24 साल का मुफ्ती जो सिर्फ तीसरी क्लास पास है, और दूसरी तरफ हैं देश के कुछ सबसे काबिल डॉक्टर्स जिनके पास एमबीबीएस और एमबी जैसी डिग्रियां हैं। और यही वो सवाल था जिसने जांच करने वालों को भी उलझा कर रख दिया। आखिर ये हो कैसे सकता है? इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े प्रोफेशनल इस तरह से गुमराह कैसे हो सकते हैं? तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए उन मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं जिनका इस्तेमाल इस तरह लोगों की सोच को बदलने के लिए किया गया था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार पढ़े लिखे लोगों को बहकाना ज्यादा आसान होता है। उन्हें यह समझाया जाता है कि उनकी मेडिकल की डिग्री और दुनिया की सफलता एक तरफ है और उनका एक बड़ा मजहबी कर्तव्य दूसरी तरफ। ये सोच उनके दिमाग में एक दिन में नहीं डाली जाती, बल्कि धीरे धीरे कई मुलाकातों में पर्सनल बातचीत के जरिए उनके मन में बिठाई जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इस ब्रेन वॉशिंग का नतीजा क्या था। नतीजा था एक बहुत बड़ी और बहुत ही सावधानी से प्लान की गई आतंकी साजिश। इन लोगों ने अपने हथियार के तौर पर चुना एनफो को, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। ये बहुत सस्ता है, किसी भी खाद की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, और इसे एक बहुत ही पावरफुल विस्फोटक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो आम सा दिखने वाला केमिकल है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई ट्रेन धमाकों से लेकर अमेरिका की ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग तक इसका इस्तेमाल दुनिया भर में कितनी भयानक तबाही मचा चुका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2900 किलोग्राम। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। ये वजन लगभग 3 छोटी कारों के बराबर होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साजिश कितनी बड़ी और कितनी विनाशकारी हो सकती थी। इन लोगों ने कितनी होशियारी और कितने सब्र से काम किया, ये देखिए। ताकि किसी को शक ना हो, इन्होंने 4 महीनों तक 3 अलग अलग शहरों की दर्जनों दुकानों से बस 5, 10 या 15 किलो की छोटी छोटी मात्रा में ये विस्फोटक जमा किया। और इस पूरी साजिश का सेंटर कहाँ था? एक यूनिवर्सिटी कैंपस। अल फलाह यूनिवर्सिटी को न सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया, बल्कि वहीं के एक हॉस्टल के कमरे में सारी प्लानिंग होती थी और पास की लैब में बम बनाने के तरीकों पर रिसर्च की जाती थी। ये सब एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर इतने बड़े पैमाने की साजिश इतने लंबे समय तक किसी की भी नजर में क्यों नहीं आई? हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो गया? देखिए, ये कोई रातों रात बना हुआ प्लान नहीं था। ये सेल लगभग 2 साल से एक्टिव था और पिछले 4 महीनों से तो ये लोग विस्फोटक जमा कर रहे थे। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई, वो थी सिस्टम के अंदर तालमेल की कमी। ये साजिश जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक फैली थी, मतलब कई राज्यों में। लेकिन अलग अलग राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां आपस में जानकारी शेयर ही नहीं कर रही थीं। और ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ देश की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे ये पूरा मामला हमारे सामने छोड़ जाता है।